बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जो कामरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया है और ये पॉसिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे लोग और भी बात कर रहे हैं। कामरान खान साहब को किसी ने फ़ोन किया और ये बताया, किसी ने क्या, उन्होंने एक बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात बताई, कामरान साहब, मार्क माई वर्ड्स, इफ़ द करंट पोलिटिकल मेस is not fixed rapidly, the country is just a decimal away from a martial law। और ये मार्शल लॉ लग जाएगा, पाकिस्तान बहुत करीब पहुंच गया मार्शल लॉ के, और अगर ये मसला हल ना हुआ तो मार्शल लॉ लग जाएगा। तो किसने मना किया है मसला हल करने से? और मार्शल लॉ कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, मार्शल लॉ खुद एक बहुत बड़ा मसला होता है। मार्शल लॉ में ये होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के निज़ाम का कंट्रोल हासिल कर लेती है, और पाकिस्तान की फ़ौज इसलिए आती है कि तमाम सियासतदान और तमाम इदारे नाकाम हो चुके होते हैं। इसका जवाब लेकर पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेती है, और उसके बाद वो पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद की मालिक बन जाती है। फिर फ़ौज अपने दिमाग के मुताबिक और अपनी सलाहियत के मुताबिक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। फ़ौज मार्शल लॉ लगाते वक्त हमेशा ये कहती रही है कि वो एहतसाब करेंगे, लेकिन इस मरतबा जो एहतसाब हो रहा था उसको भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और ताकतवर हल्कों ने पसे पुश्त डालकर एक ऐसी हुकूमत को वजूद में आने दिया जिसके तमाम लोग करप्ट थे। लिहाजा मार्शल लॉ पर लोगों का बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतबार या एतमाद नहीं होगा। ये पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ होगा जिसकी मुखालफत पहले दिन से शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान की फ़ौज जिसकी मकबूलियत को चोट पहुंची है माजी करीब में, आप माने या ना माने, और उनके बारे में लोगों को कुछ शिकवे शिकायतें मौजूद हैं, और पाकिस्तान की अवाम बार बार सवालात पूछती है, बड़े अहम सवालात फ़ौज की आला क़यादत से, और वो इसके ऊपर बात भी करते हैं। यानी DGISPR जब भी कभी ट्वीट करते हैं तो नीचे लोग सवालात की भरमार कर देते हैं, हज़ारों सवालात पूछे जाते हैं उनके ट्वीट के ऊपर। तो ऐसे मौका पर एक ऐसे शानदार इदारे को दोबारा एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ के अंदर धकेल देना जिससे उसकी मकबूलियत जो रह गई है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाए, मेरे ख्याल में ये इंतहाई नामुनासिब और गलत कदम होगा। जिसने भी कामरान खान साहब को ये कहा है बिल्कुल गलत बात की है, और जिसके दिमाग में भी ये फार्मूला चल रहा है वो अपनी तस्हीह कर ले। पाकिस्तान की कौम इस मरतबा किसी जोर ज़बरदस्ती के मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करेगी। लोग मार्शल लॉ तब तस्लीम करते थे जब कोई और सोल्यूशन नहीं होता था। यहां पे इलेक्शन की सूरत में एक सोल्यूशन मौजूद है। मार्शल लॉ खुद एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो मसलों का हल नहीं देगा। यानी लोग जंग को मसला समझते हैं, जंग मसले का हल नहीं होती। इसी तरह मार्शल लॉ खुद एक मसला है, वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बजाय उसको कई गुना बढ़ा देगा। लिहाजा ये जो दिमाग के अंदर किसी के ये कीड़ा है या ये चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में किसी ने कामरान खान साहब को भी कहा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने, तो उनको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में ना होने वाली है, ना पाकिस्तान की पब्लिक इसको इस मरतबा तस्लीम करेगी, क्योंकि लोग इलेक्शन मांग रहे हैं और पाकिस्तान में मकबूल सियासी क़यादतें मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल क़यादतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मार्शल लॉ इनकी शक्लें पसंद नहीं है सियासतदानों की, या जो सियासतदान जीतने वाला है वो हमें पसंद नहीं है तो मार्शल लॉ लगा दो, या अमेरिका की आशीर्वाद मिल गई है तो मार्शल लॉ लगा दो। ये इस मरतबा नहीं होगा। लोग इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। सारे के सारे लोग एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। वो जो हैकर है वो भी बाज नहीं आ रहा है। अब उसने एक फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है। हैकर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुबैना तौर पर नेगोशिएशंस के अंदर रहा। लोग उससे राब्ते करते रहे और उसको कहते रहे कि आप इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें, ये ऑडियोज आप लीक ना करें। उसके बाद 8 GB का डाटा है ऑडियोज का हैकर के पास, और कौन जानता है कि उसने इसकी कॉपी नहीं की। हो सकता है उसके बाद 10 कॉपियां हो, 10 मुख्तलिफ लोगों को उसने दी हो। अपनी शनाख्त तो वो कभी जाहिर करेगा नहीं, तो इसकी क्या गारंटी है कि जब वो बेच देगा इस ऑडियो को और उसके बाद कभी भी ये ऑडियो कहीं पे नहीं निकलेगी? गारंटी क्या है इसकी? कल को किसी को भी लालच आएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, या जो भी उस वक्त लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे वो उनसे और पैसे ले लेगा। तो ये कोई अंडरवर्ल्ड की गारंटी लेगी हुकूमत? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अंडरवर्ल्ड की गारंटी ली जाएगी कि ये माफिया जो है या ये हैकर जो है ये दोबारा से इस मवाद को शाया नहीं कर सकेगा? कहां से लेंगे? डार्क वेब के ऊपर पड़ा हुआ है, वो अनकंट्रोलेबल है। ये डार्क वेब क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जरा आप ये समझें कि हैकर ने अब क्या कहा है। हैकर कह रहा है
कि उसने अपडेट अलर्ट की है। उसने कहा कि फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस, ऐसे वजूहात जो मैं नहीं बता सकता, आई विल बी रिलीजिंग ऑल फाइल्स दिस फ्राइडे 9:30। इस जुम्मे को 9:30 पे मैं सारी की सारी फाइल्स या जितनी मेरे पास ऑडियोज मौजूद हैं जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत से रिलेटेड हैं सब लोगों की, वो मैं सारी की सारी पब्लिश कर दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा और ये सारी आ जाएंगी। नो मोर नेगोशिएशन एंड ऑफर्स विल बी एक्सेप्टेड। मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और कोई ऑफर्स जो हैं वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे और ऑफर्स ना की जाए, लालच ना दी जाए। द एंटायर जिप ऑफ ऑडियोज विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द करंट वीक। इस हफ्ते के आखिर में मैं ये सारी रिलीज कर दूंगा। डू नॉट एंगेज विद इम्पोस्टर्स, डू नॉट डीएम मी विद एन इंटेंशन टू चेंज माई माइंड। मेरे से रब्ता ना किया जाए ये सोचते हुए कि मेरा दिमाग जो है वो बदला जाएगा या मेरी सोच को आप बदल सकेंगे या मेरे फैसले को आप तब्दील कर सकेंगे। एवरीथिंग हियर इज फाइनल। यहां जो कुछ मैंने लिख दिया बस यही फाइनल है। अब वो ये कहता है कि एट दिस पॉइंट आई कैन ओनली रिवील द फॉलोइंग। अब वो टीजर्स दे रहा है, वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें उसके पास मौजूद हैं। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि बड़ी खौफनाक चीजें उसके पास मौजूद हैं और मुझे मेरे एक सोर्स ने यह बात बताई थी कि ये चीजें बड़ी खतरनाक हैं और बड़ी खौफनाक हैं। क्योंकि जिन जगहों पे बैठ बैठ के रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, अब मियां साहब को वो जगह याद आ रही है कि वहां तो हमने ये भी बात की थी, वहां तो हमने ये भी बात की थी, वहां तो हम ये भी बात करते, वहां तो मैं फलां बंदे से भी मिला था, वहां तो फलां सहाफ़ी आके मुझे मिला था, वहां तो फलां ब्यूरोक्रेट आके मुझे मिला था, वहां तो मरियम के साथ मेरी बात ये हुई थी, वहां तो इस बंदे के साथ मेरी ये वाली बात हुई थी, फलां वजीर को मैंने ये अहकामात दिए थे। वो सारे उसके साथ मौजूद हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी ऑडियो बाहर आने वाली है और भी जो लोग जिनको ये पता है कि किस जगह की ऑडियो बाहर आ रही है और किस तरीके से आ रही है वो भी जानते हैं कि क्या कुछ बाहर आने वाला है। नंबर 1 वो बता रहा है क्या कुछ है उसके पास। नंबर 1 ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट। सहाफियों के साथ जो बातचीत हुई है ना वो भी मौजूद है। कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो सरकारी अफसरान के साथ बातचीत मौजूद है ना वो भी पोल खुलने वाला है अगर जुम्मे को ये ऑडियो आ जाती हैं तो। विद मिलिट्री पर्सनल्स, जो फौजी हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है वो भी मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर वो बता रहा है विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड्स, जो फौज के सरबराहान हैं या बड़े उहदों के ऑफिसर्स हैं उनकी ऑडियो भी मौजूद है। वहां क्या बातचीत होती रही, ये बहुत खतरनाक है, ये भी बाहर आ रही है। गवर्नमेंट डीलिंग्स, हुकूमत की जो डीलिंग्स होती रही हैं वो भी सारी इसके अंदर मौजूद हैं। बिटवीन द फर्स्ट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज, यानी ये जो वज़ीर आज़म का खानदान है और उसके खानदान के जो आसपास के दूसरे खानदान लोग सारे, उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी वहीं पे मौजूद है। इसके बाद लिख रहे हैं कि इंटरेक्शंस ऑफ इनक्रिमिनेटिंग नेचर, यानी बहुत सारी मुजरिमाना किस्म की जो है वो इंटरेक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशियल अपॉइंटीज, अब आप ये देख लें कि जुडिशरी भी इससे बाहर नहीं रह पा रही। इस हुकूमत ने 5 महीने में इतने काम डाले हैं कि सारे के सारे बाहर आ रहे हैं। एंगेजमेंट्स विद फॉरेन डिग्निटरीज, अब ये जो आपके गैर मुल्की दोस्त ममालिक या दूसरे लोग जिनके साथ जो एंगेजमेंट्स होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल है बदकिस्मती से। और बहुत सारे और पर्सनल हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में भी ये ऑडियोज हैं। तो ये बहुत बड़ा बम है जो 9:30 में फटने जा रहा है जुम्मे को। मेरी बात याद रखिएगा कि अगर तो ये नेगोशिएशन हुकूमत ना कर पाई, अगर इस बंदे को खरीदा ना जा सका जो हैकर है, तो जुम्मे वाले दिन इस हुकूमत के ऊपर वो बम फटेगा कि जो कभी तारीख में नहीं हुआ होगा। पनामा लीक से बड़ी लीक ये हो जाएगी, ऑडियो लीक। ना सिर्फ पनामा लीक से बड़ी होगी बल्कि जितने लीक्स आज तक आए ये उन सबसे बड़ी विकी लीक्स टाइप की पाकिस्तान के लिए चीज होगी। क्योंकि यहां पे तो खुद वो लोग बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी कन्वर्सेशंस हैं, भाग सकते नहीं। वजह ये, अब ये नहीं कह सकते कि ये हमारी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जी हमारी है। राणा सनाउल्लाह कह चुके हैं। इससे तो साबित होता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम है कि आप बैठ के तय कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कितने इस्तीफे मंजूर करेगा और कितने नहीं करेगा, स्पीकर को कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसकी अप्रूवल आएगी लंदन से, जहां सारे इश्तिहारी और मफरूर बैठे हुए हैं। एक इश्तिहारी मफरूर को पाकिस्तान लाया गया। आज अदालत में जज साहब की छुट्टी थी, हादसाती तौर पे है, हो सकता है इत्तफाकिया तौर पे हो सकती है।
जज साहब की छुट्टी थी जी आज अदालत से, और जज साहब की छुट्टी होने का मतलब यह है कि डार साहब को पेश नहीं होना पड़ेगा। डार साहब अगली दफ़ा पेश होंगे, एक और तारीख लगेगी, और अगली दफ़ा जब पेश होंगे तब तक वो वज़ीर ख़जाना बन चुके होंगे, और फिर वो वज़ीर ख़जाना के तौर पे पेश होंगे। उनका प्रोटोकॉल, उनकी सारी चीज़ें वज़ीर ख़जाना वाली होंगी, और फिर पाकिस्तान के खुफिया रूल्स के मुताबिक, यानी कुछ सेट पैटर्न है, कुछ चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में तयशुदा है कि इन ओहदेदारों को आपने ऐसे ही अरेस्ट नहीं करना और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। तो ये आप देखें ना, प्रोटेक्शन के लिए जिस आदमी को बचाना होता है उसको कोई ना कोई सरकारी ओहदा दे देते हैं, वो फिर नहीं पकड़ा जा रहा होता। तो इसी तरह से अभी इसहाक डार साहब जो है, जब वो एक वफाकी वजीर बन जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल कुछ और होगा, तो फिर अदालत उनका क्या कर सकेगी, सारी ताकत सब कुछ उनके कंट्रोल में, नैब उनके कंट्रोल में, FIA उनके कंट्रोल में, तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो उन लोगों के कंट्रोल में हैं। तो इसहाक डार साहब का कोई बाल भी बेका नहीं कर सकेगा, और बड़े आराम से इसहाक डार साहब जो है वो इस मामले से निकल जाएंगे। अब जरा ये डार्क वेब होती क्या है, जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक होती है सरफेस वेब, एक होती है डीप वेब, और एक होती है डार्क वेब। ये 3 तरह की होती हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहते हैं सरफेस वेब, यानी जो भी आप गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सारा कुछ जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमेल्स करते हैं, अब ये सारा कुछ होता है सरफेस वेब के ऊपर। ये टोटल इंटरनेट का 4 या 5% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 4% से कुछ ज़्यादा और 5% से कुछ कम होता है। तो ये टोटल इंटरनेट जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के आम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 5% है। इसके बाद आता है डीप वेब। इसको बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं, इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी दुनिया भर की आती है। ये वो सारी चीज़ें जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, लेकिन दफ्तरी इस्तेमाल के लिए या बैंकों के इस्तेमाल के लिए इसको आम आदमी से दूर इसलिए रखते हैं कि इसको हैक ना किया जा सके। तो इस तरह से हैकर्स की पहुंच से दूर रखने के लिए एक डीप वेब जो ज़्यादा महफूज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इसके अंदर होती हैं, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, कंप्यूटर वेबसाइट्स इसके अंदर होती हैं, और मेडिकल रिकॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नॉर्मली आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। ये 90% तकरीबन ये होता है डीप वेब। बाकी जो 5%, 6% बचता है वो है आपका डार्क वेब। यानी जितना पूरी दुनिया मिलकर इंटरनेट इस्तेमाल करती है, उतना ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं डार्क वेब वाले। ये अंडरवर्ल्ड है जी, और यहां पे बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुतनाज़े हैं। यहां पे बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग इसके ऊपर चल रही होती है, स्मगलिंग इसके ऊपर हो रही होती है, कत्लों के कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर दिए जा रहे होते हैं, बहुत सारी गैर कानूनी और गलत चीज़ें इसके ऊपर चल रही होती हैं डार्क वेब, और वहीं पे इस किस्म की सौदेबाजी भी होती है। तो ये जो एक हैकर है, ये डार्क वेब के ऊपर इन चीज़ों को अवेलेबल करते हैं बेचने के लिए। यहाँ पे आपको एक टैंक से लेकर, एक रॉकेट लॉन्चर से लेकर एक खंजर तक सब कुछ इलीगल तरीके से मिल जाता है। ये इस तरह की चीज़ है। यहाँ पे गैर कानूनी जो है वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर बहुत गलत चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, जिसके जहन पे बड़े मनफी असरात होते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे ऐसी कुश्तियाँ और फाइटिंग्स भी होती हैं जिसमें इंसान लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं। इलीगल फाइट्स वो भी यहाँ डार्क वेब पे दिखाई जाती हैं। तो दुनिया का जो सारा जुआ है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऊँटों की रेस होती थी अरबों में, वो बच्चे मर जाते थे, उस पर पाबंदी लग गई, अब वो आपको कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन वो डार्क वेब पे अभी भी सुनने में आया कि वहाँ पे वो अभी भी चलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब पे चलती रहती हैं। तो वहीं पे ये हैकर जो है वो जो है मूव कर रहा है, और बहुत मुश्किल है कि इसको आइडेंटिफाई करना और इससे चीज़ें वापस ले लेना। अब देखना यह है कि हुकूमत सौदा करती है और कितना कामयाब होती है। अगर ना कर पाई तो जुम्मे वाले दिन, और जुम्मे का दिन वैसे भी शरीफ खानदान के लिए और PDM के लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं रहा। तो इस जुम्मे को देखते हैं अब मज़ीद क्या होने वाला है। वज़ीर आज़म की ज़ेर कौमी सलामती का कल होने वाला जो इजलास था वो मौखर हो गया है। अच्छा, ये अब याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और पैदा हो गया इसहाक डार के वापस आने से। इसहाक डार और नवाज शरीफ की वापसी नहीं होगी, इसके ऊपर कुछ गारंटीज मौजूद थी। इसहाक डार और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं होंगे, ये फैसला कर लिया गया था। यानी अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बड़ा क्लियरली फैसला हो गया कि अल्ताफ़ हुसैन अब पाकिस्तान में सियासत नहीं करेंगे, जिस तरह वो बंदे मार देते हैं या जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है। तो इस हवाले से यानी उनकी जमात के ऊपर ये इल्ज़ामात है ना कि वो बंदे मार देते हैं, और यहाँ मुकदमात भी दर्ज हैं और अभी तक वो क्लियर भी नहीं हुए। बहुत सारे लोग जो उनको सजाएं भी हो चुकी हैं,
बहुत सारे लोग जेलों में भी हैं अल्ताफ़ हुसैन से जुड़े हुए। लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान की सियासत में नहीं आने देना, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया था। इसी तरह नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब के ऊपर भी क्रॉस लग चुका था और पब्लिक की सपोर्ट भी उनके साथ नहीं है। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब अब वापस आ गए हैं, तो ऐसे में एक खटाई पैदा हो गई है, एक अनईजीनेस पैदा हो गई है। अब वो क्या गुल खिलाती है उसके ऊपर हम नजर रखेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको आपका भाई रोकेगा। अब वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने उलमा से भी खिताब किया है, तुलबा से भी खिताब किया है। और इमरान खान साहब अगर तुलबा में ऐसे ही जाते रहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो याद रखिएगा फिर उनकी ताकत को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तुलबा की ताकत वो है जिससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें सब डरते हैं। वह तुलबा खड़े हो गए तो फिर उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ और खबरें आपको अगले वीलॉग में देते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।